जो आज हमारा टॉपिक है, मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ क्लास 10th के। जो सोशल साइंस का पेपर आने वाला है 7 तारीख को, उसके लिए मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 से। जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने वहाँ से उठा लिए। और मतलब मेरी तरफ से एक कोशिश है कि आपको कुछ एमसीक्यूज अच्छे मिल जाएं और वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद में ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, जब वही द स्कॉलर हमारे चैनल का नाम है। सोशल साइंस एसएसटी पढ़ना है क्लास 10th के लिए। और ये द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो कुछ ये क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। क्वेश्चन इसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे मेरे पास, और कुछ वन वर्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ में ऐसे होंगे इसमें 2 या 3 लाइन का आंसर रहेगा। तो मिक्स करके मैं लेके आया हूँ। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो वो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी। देखिए, सीक्रेट सोसाइटी जो है वो यूरोप में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये उस टाइम की बात, जब ये जब चीज़ चल रही थी तो काफ़ी बड़ा नाम हुआ। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज आज हुआ करती हैं वो उस टाइम पे सीक्रेट सीक्रेट सोसाइटीज हुआ करती थी। तो इंग्लैंड जो यंग इटली है, ठीक है, यंग इटली, और एक और नाम था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यंग यंग यूरोप। ये दोनों काफ़ी फेमस सोसाइटीज़ और भी थी, लेकिन ये सोसाइटीज़ थी काफ़ी कैसी थी, पॉपुलर थी। तो इन्होंने पूछा है किसने बनाया है। ठीक, मतलब ये देखिए, ओटोन बिस्मार्क ने बनाया है, यूजी मजीनी ने बनाया है, मेटनेच ने बनाया है, या फिर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने बनाया है। तो इसका सही आंसर है यूजी मजीनी। यूजी मजीनी, ऐसे मैंने बताया भी था आपको कि काफ़ी बड़ा नाम है यूरोप में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एले, ये है एले। द मेजरिंग यूनिट इन द जर्मनी वॉज यूज टू मेजर, सिंपल सी बात है कि एले। अगर नेपोलियन कोड आपको याद होगा तो नेपोलियन कोड में ये बताया गया था कि जो जो डिफरेंसेस थे, यानी कि मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज होते थे, उनका मेजरमेंट जो डिफरेंस आते थे बीच में, यानी कि सेम चीज़ में कहीं ज़्यादा कपड़ा मिलता है, सेम मेजरमेंट में कहीं कपड़ा कम मिलता है, तो वो सब चीज़ों को दूर कर दिया था नेपोलियन कोड ने। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो एल जो है वो किसके लिए, क्लोथ की होता था ये, यानी क्लोथ नापने के लिए यूज़ करते थे हम लोग जर्मनी में। उसके बाद क्या देखिए, जोल्वरीन स्टार्टेड इन 1834 इन क्रोएशिया रेफर्स टू, यानी कि जोल्वरीन जो स्टार्ट हुआ था क्रोएशिया में, वो किसको रेफर करता है, यानी किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया था, चीज़ों के बारे में। जो देखिए, इसका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन का मतलब यानी जो रिचुअल्स होते हैं, पुरानी बातें जो होती हैं, मानने वाले लोग होते हैं, उसके लिए क्या गया था, उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनको क्या बोलते हैं, जोल्वरीन जो थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, व्हाट डू द सेंट्स एंजल क्राइस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब यानी कि वही जो इमेजिन करते हैं, ऐसे कि पेंटर्स होते हैं, इमेजिन करते हैं, अपनी पेंटिंग में दिखा दिया। कोई क्या बोलते हैं, सिंगर है, कोई लिरिसिस्ट है, उसने बता दिया। तो यूटोपिया मतलब जो आपका विजन है उसको आप दिखा सकें, कहाँ पे चीज़ों को दिखा सकें, मतलब कि पेंटिंग के थ्रू, किसी शायरी के थ्रू, किसी गाने के थ्रू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये इसकी बात करते हैं, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस, यानी कि सारे नेशन कैसे हैं, इक्वल है, और एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, डेमोक्रेसी। अगला देखिए क्या है, हु वर द जंकर्स। ये जंकर सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई थोड़ा सा गरीब सा वर्ड है क्या, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन नहीं, ये इसका उल्टा है। जंकर्स का मतलब देखिए, इस समय जंक वगैरह जो आप याद रखते हैं, जंक का मतलब होता है नहीं बेकार पड़ा हुआ सामान, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है इसका। तो जंकर्स का मतलब ये होता है, देखिए, जंकर्स का मतलब यहाँ पे है, यानी कि ये लार्ज लैंड ओनर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, बहुत सारी। तो सिंपल सी बात, जंक नहीं हुए वो यहाँ पे कहीं। ठीक है। जंक फूड जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से याद रख सकते हैं, लेकिन अपने नाम का बिल्कुल अपोजिट है ये, लार्ज लैंड ओनर्स की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इन। अब सिंपल सी बात ही समझिए, ग्रीस का जो इंडिपेंडेंस है वो कब हुआ था, 1830 में। ठीक है, 1830 में हुआ था। और इसमें जो ट्रीटी हुई थी, इसके बाद बताया गया कि जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 1832, यानी कि 2 साल लगे थे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लगे थे। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऐसे ग्रेट ब्रिटेन का आपको मालूम पड़ता है कि जो केस थोड़ा सा स्ट्रेंज रहता है, यानी कि बाकी जगह लड़ाई हो रही, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने मतलब कि एक यूनिटी दिखाते हुए, आसपास की से बात करते हुए, खुद ही क्या कर लिया था, डेमोक्रेसी ले आए थे। तो उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ यूनियन। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन को किन किन पावर्स ने मिलकर हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1815 में नेपोलियन यहाँ से हार गए, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रशिया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, रशिया। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन। ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, इटली। तो इसका सही जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्या है, रोमांटिज्म क्या है, यानी कि रोमांटिज्म, रोमांटिज्म का मतलब क्या होता है, एक जो फीलिंग होती है, यानी कि टुगेदरनेस की जो फीलिंग आती है, कह सकते हैं जो टुगेदरनेस की जो फीलिंग होती है उसकी बात करते हैं रोमांटिज्म में। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मतलब किस चीज़, किस फीलिंग को ये यहाँ से दिखाता है, ये फीलिंग दिखाता है इसको, यानी कल्चरल मूवमेंट है ये। अगला देखिए जरा, which one of the following types of government was functioning in the France before the revolution of any। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने पूछा कि जो देखिए जो फ्रांस का, एक पेज लिख देते हैं, फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था, और वहीं से पूरी क्रांति शुरू होती है पूरे यूरोप में। तो उससे पहले का टाइम कैसा था, सिंपल सी बात ही है, डिक्टेटरशिप थी वहाँ, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं, यहाँ पे मोनार्की बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम्म, मोनार्की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोनार्की थी वहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, अगले पेज पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर्ड एज द, ये देखिए, क्रीडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रीडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्रीस, ग्रीस को बोलते हैं क्रीडियन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये देखिए, वन वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ से आगे, ट्रू फॉल्स भी है कुछ इसमें से, और वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी कुछ इसमें से है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। देखिए द सिविल कोड ऑफ 1804 वो ऑल्सो नोन है, सिंपल सी बात है, नेपोलियन लेके आया था, उसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, डैश बिकेम द एलोगरी ऑफ जर्मन नेशन। देखो जर्मन से ये भी याद भी रह सकता है, उसको बोलते हैं जर्मेनिया, जर्मेनिया बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या है देखिए, 14 वाला देखिए, कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेट अप इन 1815 व्हाट डेमोक्रेटिक। अब सिंपल सी बात है, यानी कि 1815 की बात करेंगे, नेपोलियन को 1815 में हराया था, हराने के बाद अब जो कंजर्वेटिव लिखा ही हुआ है, कंजर्वेटिव का मतलब कंजर्व करते हैं उस चीज़ों को, यानी कि जो पुराने कस्टम्स को कंजर्व करना चाहते हैं उनकी बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने किया, जो कंजर्वेटिव्स 1815 में नेपोलियन को हरा के चले गए, तो वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक हुए, ये तो हो ही नहीं सकते। उसका मतलब क्या हो जाएगा ये वाला, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल इज नोन एज ला पात्रे। गलत है ये, उसको बोलते हैं पब्लिसाइट, इसको बोलते हैं पब्लिक, यानी कि एक ऐसा वोट, यानी कि जो कलेक्टिव वोट होता है, मालूम पड़ा कि 10 15 20 लोग वोट कर रहे हैं और उस पूरे वोट को एक काउंट किया जाता है, तो ऐसे वोट को क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिसाइट बोलते हैं। उसके बाद देखिए 16 वाला क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं हम लोग। In 1861, Friedrich Wilhelm IV was proclaimed the king of United Italy। अभी बताइए, यूनाइटेड जब यानी कि जो इटली हुआ था उसके बाद 1861 में, तो क्या ये बने थे यहाँ पे, ये नहीं बने थे, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगली बात करते हैं, द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर टू मोनार्किकल गवर्नमेंट, यानी कि जो एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, क्या उनको इस तरीके से मतलब ये कहा जाता है, तो क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही ये कहते हैं, जो मोनार्चिकल गवर्नमेंट होती है उसको एब्सोल्यूट टर्म से ही डिफाइन करते हैं, चलाने वाले जो होते हैं। देखिए फ्रेडरिक सोरियो, इनसे आपको एक याद आएगा, जब चैप्टर खोलते हैं तो तुरंत एक फोटो दिखाई पड़ती है, उसको 1848 में बना था। ये क्या थे, एक पेंटर थे, पेंटर थे जिन्होंने वो तस्वीर बनाई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, द ऑस्ट्रियन चांसलर होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना। अब ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि किसने, मतलब कि जो ऑस्ट्रियन चांसलर कौन थे जिन्होंने क्या कांग्रेस को ऑफ वियना को लीड किया था या फिर होस्ट किया था। इनका नाम था, देखिए इनका नाम था ड्यूक मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच नाम था इनका। उसके बाद क्या अगला आता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द। अब सिंपल सी बात है किस पे, अब अगर इसको पढ़ें क्वेश्चन समझ में ही आ जाएगा आपके कि कहाँ शुरू होता है नेशनलिज्म का जो फीलिंग होती है, कहाँ से जो आइडिया है वो कहाँ शुरू होता है। तो सिंपल सी बात ये है, ये शुरू होता है फ्रेंच
फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, बोलेंगे व्हाट वाज एले, बता के आए हैं अभी ऊपर, क्या है, क्लोथ को मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अगला देखिए जरा, उसमें लिखा हुआ है अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्पायर, मतलब ये पूछ रहे हैं कौन से एम्पायर के अंडर में था। अब ये अगर बल्कन याद करने जाएंगे तो आप याद रखिएगा ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। ठीक है, अगला देखिए, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट। अब ये क्वेश्चन आया भी था इसमें का, यानी कि सिंपल सी बात ये है, ये ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए, बात करते हैं हम लोग, ग्यूजिपी मजीनी formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। अब सिंपल सी बात है, इधर समझ के देखिए, तो ये बनाया था उन्होंने, ट्रू है ये, यंग इटली बनाया था और यंग यूरोप बनाया था। ठीक है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो, देखिए ये आया। ठीक, इनको ऐसे क्या बोलेंगे, फ्रेंच पेंटर थे, वो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा उसके जैसा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आज के 25 क्वेश्चंस थे, इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज भी कराए और थोड़ा से जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे वो भी बताए हैं। इसमें जो इस पर जो एक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आते आप लोगों को, ऐसा लगता है कि ये समझने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक लेके इलेबोरेट कर दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।